नमस्ते। हमारे आज के जो ख़ास मेहमान हैं वो आपके लिए भी ख़ास हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बातें और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें सीधे सीधे आपसे ताल्लुक़ रखती हैं, आपकी जेब से ताल्लुक़ रखती हैं, आपके फ्यूचर से ताल्लुक़ रखती हैं। हमें उनसे बात करने का अवसर क्यों मिला है? क्योंकि उनकी एक किताब रिलीज़ हुई है, ब्रेकिंग द मोल्ड, जिसमें ऐसी बातों के बारे में हम ज़िक्र कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, राइटर कर रहे हैं उस किताब के, जो आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई हैं, हमारे बच्चों से जुड़ी हुई हैं, हमारे से जुड़ी हुई हैं, युवाओं से जुड़ी हुई हैं और हमारे पेरेंट्स से भी जुड़ी हुई हैं। किताब के राइटर हैं रघुराम राजन जी और रोहित लांबा जी। उन लोगों से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, शुक्रिया। पहला सवाल कि लगातार बात हो रही है कि अगले 1 साल में, 2 साल में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी और 2047 तक 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। कितनी सच्चाई देखते हैं सर आप इस बात में? 1 साल में तो 5 ट्रिलियन नहीं बन सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स करेंगे उसका उत्पादन की गति 6% से 14-15% तक ले आना है 1 साल में, वो तो नहीं हो सकता है। तो ये नंबर लोग कभी कभी ऐसे ही फैलाते हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हमें विकसित देश बनना है 2047 में, तो हमें काम करना है, होमवर्क करना है। होमवर्क ये है कि हम उत्पादन की गति कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि 6% तो नहीं चलेगी। अगर हम 6% पे चलेंगे या 7% पे भी अगर मान लो चलते हैं, जो हम 7% पे हैं, एक तो 24 साल के लिए 7% पे जाना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन अगर वो भी करेंगे तो हम सिर्फ $10,000 पर कैपिटा इनकम तक पहुंचेंगे। वो तो आज के ज़माने में चाइना के से भी नीचे है। तो हमें उत्पादन की गति काफ़ी बढ़ाना है अगर हम चाहते हैं कि साउथ कोरिया या अमेरिका के पर कैपिटा इनकम तक पहुँचें। तो क्या करना है उत्पादन की गति बढ़ाने में? तो हम इस किताब में लिखते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद भी है। हम इस किताब में लिखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन पूंजी, उसको बढ़ाना है। उसको कैसे बढ़ाएं? तो एक तो एजुकेशन पे फोकस करनी है। दूसरा हेल्थ केयर पे फोकस करना है। और एजुकेशन जब हम कहते हैं तो हर वर्ग पे फोकस करना है। तो जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन है, उसको कैसे बढ़ाएं? क्योंकि आजकल 5th ग्रेड में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो 2nd ग्रेड के मैथ्स प्रॉब्लम्स नहीं कर पाते हैं। 50% स्टूडेंट्स वो नहीं कर पाते हैं। तो उनका लर्निंग कैसे बढ़ाएं? क्योंकि अगर वो 2nd ग्रेड मैथ नहीं कर सकते हैं तो वो जब ग्रेजुएट करते हैं तो क्या काम करेंगे? क्योंकि हर काम में आजकल ये जो स्किल्स हैं उनकी ज़रूरत है। तो हम किताब में एक प्लान बनाते हैं कि इन सब को कैसे मजबूत करें। एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन। 35% के लोग बच्चे आजकल कुपोषण से सफ़र करते हैं। उनका न्यूट्रिशन कैसे बढ़ाएं? ये तो हमें मिशन मोड में करना है, क्योंकि अगर 35% बच्चे कुपोषण से सफ़र करते हैं तो वो 20 साल में 35% वर्कफोर्स क्या वो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है, उसमें वो कहते हैं कि 2050 तक करीब 35 करोड़ लोग भारत में 60 वर्ष की आयु से आगे चले जाएंगे। तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, जो अभी है उससे कम हो जाएंगे, तब के लिए शायद आप प्लान की बात कर रहे हैं। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हमें अमीर बनना है, हम समृद्ध देश बनना है बूढ़े देश बनने से पहले। और ये जो एजिंग आप कह रहे हैं, हमारा पॉपुलेशन डिविडेंड जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कहते हैं, वो तब तक ख़त्म हो जाएगा।
2050 तक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसलिए आज से तब तक हमें बहुत काम करना है, क्योंकि हर युवा पीढ़ी जो है उनको स्किल्स देना है कि वो अच्छे रोज़गार कि वो अच्छे रोज़गार पाएँ और उसके साथ हम समृद्ध देश बन सकें। तो इसलिए उन पे फोकस करना है आज से, और किताब में हम लिखते हैं कि कैसे फोकस करना है। एक सवाल सर इसी में से आगे जुड़ता है कि आप कह रहे हैं कि जो रास्ता होकर गुजरता है वो गुजरता है एजुकेशन और हेल्थ केयर से। ये रास्ता हमें कहाँ तक लेकर के जाएगा? क्या ये वो विकसित भारत की जो संकल्पना है वहाँ तक लेके जाता है? हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक तो इस रास्ते पे चलना है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचते हैं या सर्विसेज के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक बदलाव आया है वातावरण में, वो ये है कि आजकल सर्विसेज करके हम सीधा पहुंच सकते हैं अमेरिका में या यूरोप में। जैसे कि जो पैंडेमिक में डेनवर में जो कंसल्टेंट बैठा हुआ था, वो शिकागो के फर्म के लिए काम कर रहा था, डेनवर में बैठ के, वर्किंग एट ए डिस्टेंस जो कहते हैं। तो अगर डेनवर में बैठ के शिकागो के फर्म के लिए काम कर सकते हैं, तो क्यों बेंगलोर में बैठ के शिकागो के लिए काम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो आजकल काफ़ी फर्म्स देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 200,000 2 लाख डॉलर्स देते हैं एम्प्लॉय करने के लिए। वही आदमी अगर हम इंडिया में एम्प्लॉय करें तो ज़्यादा से ज़्यादा $40,000 पे करना पड़ेगा साल में। तो वो यहाँ पे आ रहे हैं ढूंढने के लिए कि हमें कंसल्टेंट्स चाहिए, हमें लीगल लॉयर्स चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए। तो वो लोग डिस्टेंस पे काम कर सकते हैं, और काफ़ी नौकरियाँ ऐसे पैदा हो रही हैं। जैसे ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, वो एक सेंटर है जो यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है, जैसे कि बेंगलोर में, चेन्नई में, जयपुर में, और यहाँ पे काम करके वहाँ काम बेचती है। जैसे कि गोल्डमैन सैक्स का सबसे बड़ा ऑफिस, गोल्डमैन सैक्स एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसका सबसे बड़ा ऑफिस न्यूयॉर्क के बाहर बेंगलोर में है। वो लोग क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग मॉडल्स बनाते हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स बनाते हैं गोल्डमैन सैक्स के लिए। ये सब इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं बेंगलोर में। तो इस तरीके के जॉब्स हम बहुत एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए हमें एजुकेशन को बढ़ाना है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं आईआईटी ग्रेजुएट है या एनआईटी ग्रेजुएट है या आईएम ग्रेजुएट है, लेकिन हमारे ग्रेजुएट्स उन इंस्टीट्यूशन से बहुत ही कम हैं। आईआईटी हाँ 1,000-2,000, हमें 2 लाख चाहिए ऐसे। तो हर साल में 2.5 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं यहाँ से, लेकिन काफ़ी ग्रेजुएट्स हाई क्वालिटी के नहीं हैं। तो वो क्वालिटी को बढ़ाना है ताकि सबको ये नौकरी मिले। जो दुनिया यहाँ पे आ रही है ढूंढने के लिए, हमारे इंजीनियर्स, हमारे मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, तो क्वालिटी बढ़ाना है कि वो यहाँ पे उनको नौकरी दें। राइट। सो जब कभी बात आती है रघुराम राजन की, तो एक तरीके का परसेप्शन बिल्ड किया गया है या हो गया है या जो भी काम है कि अच्छा वो पर्सन जो मौजूदा सरकार की क्रिटिसिज्म करते हैं, या इवन इस लेवल तक कहा जाता है कि अच्छा वो शख्स जो आने वाले दिनों में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। इस तरह की बातें कई सारे लोग बारी बारी से सोशल मीडिया में कमेंट्स के मामले से डिजिटल पे पूछते हैं। इस पर सर आपकी एक टिप्पणी चाहता हूँ। मैं हर एक पॉलिटिशियन के साथ बात करता हूँ जो मेरे से बात करेंगे। अभी थोड़ी दिन पहले रेवंत रेड्डी साहब के साथ बात किया, अब उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे के साथ बात किया, क्योंकि उनके पास एक विजन है
मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका विज़न क्या है भारत के लिए, और उससे मैं कुछ सीखता हूँ। अगर कोई बीजेपी का पॉलिटिशियन है जो बात करना चाहते हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। इसका मतलब नहीं है कि मैं पार्टी ज्वाइन करने वाला हूँ, ये मैं एकेडमिक हूँ और मैं ये सोचना चाहता हूँ कि भारत के लिए सबसे अच्छा पथ क्या है और उसको कैसे मजबूत करें। मैं डीएमके के साथ कंसल्टेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डीएमके को ज्वाइन कर रहा हूँ कल। तो मैं इंडिया के लिए काम करना चाहता हूँ और उस काम में अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे तो हम कभी सीखेंगे नहीं। मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ। तो ये जब हम बात करते हैं तो लोग कुछ 2 और 2 50 बनाते हैं, तो बनना नहीं चाहिए। एक बहुत ही अच्छी लाइन के साथ ये बातचीत हम समाप्त कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स बात करना चाहते हैं रघुराम राजन के साथ तो ही इज़ ओपन फॉर दैट। आज उन्होंने बात कही है और कही है कि वो इंडिया के लिए काम करना चाहते हैं, भारत के लिए काम करना चाहते हैं। उनकी किताब में भी इन्हीं चीज़ों का जिक्र है। ब्रेकिंग द मोल्ड उनकी किताब आई है, हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध हो रहा है। आई थिंक तमिल और अलग भाषाओं में भी किताब का अनुवाद उपलब्ध होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो अर्थशास्त्र है वो अंग्रेज़ी और कुछ खास किस्म की टर्मिनोलॉजी में फंसा हुआ है। बार बार आपने ये कहा है आज के सेशन में और अलग अलग जगहों पे कि ये किताब अर्थशास्त्र के बारे में कम, भारत के फ्यूचर और लोगों के बारे में, ह्यूमन कैपिटल के बारे में ज़्यादा है और बहुत आसान अंग्रेज़ी में लिखी गई। एक सवाल ये उठ रहा है कि जो फ्रीवीज़ हैं वो टैक्स पेयर्स के पैसे से दी जा रही हैं और टैक्स पेयर्स इससे कई बार खुश नहीं नज़र आते। इसकी हकीकत क्या है? क्या खाई बढ़ती जा रही है गरीब और अमीर के बीच? उसे ऐसा लगेगा कि मेरा पैसा निकाल के दे दिया, उठा के लोगों को बांट दिया पैसे फ्री में। देखिए 2 तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो होता है जो हमारी और आपकी सैलरी से काटा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी, जैसे हुआ, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा उस पर, या आप कोई रेस्टोरेंट गए या कुछ, उस पर एक टैक्स लगता है। ठीक है, तो एक जो तथ्य हम किताब में रखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी नाकामी है हमारे इस सरकार की, किसी भी हिस्टोरिकली जैसे हमारी गवर्नेंस आई है कि जो मिडिल क्लास है वो टैक्स दे रहा है, लेकिन क्योंकि वो उसके बेनिफिट्स नहीं देख पा रहा है, वो एक एल्बर्ट हर्शमैन का एक बड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उनका एक फ्रेज़ है, वो जो स्टेट का सिस्टम है उससे एग्जिट कर रहा है। एग्जिट कर रहा है क्या मतलब है कि अगर मैं एक मध्यवर्गीय फैमिली से आता हूँ तो मेरे माँ बाप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ देख नहीं पा रहे हैं। वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल नहीं भेज रहे हैं, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट अस्पताल नहीं भेज रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि एक कैच 22 सिचुएशन सी बन जाती है, क्योंकि अगर जब तक मध्यवर्गीय जो मध्य वर्ग है वो इन सेवाओं का उत्पादन नहीं करेगा, वो सेवाएं को इम्प्रूव होना बहुत कठिन है। ये दुनिया भर में देखा गया है। सो यू नो व्हाट वी से इन द बुक इज सर्विसेज फॉर द पुअर इज़ पुअर सर्विस। सो अगर सिर्फ गरीब लोग जा रहे हैं तो क्योंकि वो इतनी मांग सही से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो मांग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, वो सर्विसेज इम्प्रूव करना बहुत कठिन हो जाता है। तो हम एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं और उससे क्या होता है कि जो मध्यवर्गीय इंसान होता है वो सोचता है मैं क्यों टैक्स दूँ, तो वो और कोशिश करता है कि वो टैक्स ना दे। तकनीक तो वो एक जैसे हमने किताब में लिखा है कि बहुत सारे देशों में ग्लोबली ये एक बुरी बात मानी जाती है बोलना कि हम लोग चाय पे बैठे हैं कि यार मैंने टैक्स नहीं दिया। पता है कितनी बड़ी बात है, ये बुरा चीज़ माना जाता है। इंडिया में टू सम एक्सटेंट ये एक स्किल माना जाता है कि आपने किस तरह टैक्स, तो ये एक तोड़ना पड़ेगा। ये जो तोड़ना, उससे ये एक साइकिल इसी तरह टूट सकता है जब मध्यवर्गीय बंदा देखेगा कि नहीं, मैं अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मुझे अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, तो उसको भी लगेगा कि मेरा टैक्स अच्छा यूज़ हो रहा है। अगर मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाता हूँ तो मेरे बच्चे को मैं वहाँ भेजना चाहता हूँ। ऐसे दिल्ली में हो रहा है, जो केंद्रीय विद्यालय की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के रिजल्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट सरकारी तो ये एक इंडिया वाइड होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही जो है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो होता है उसमें हमने एक सिस्टम लागू किया है, जीएसटी, वो अच्छा सिस्टम है। उसमें थोड़ी बहुत खामियां हैं जिनको हमें आयरन आउट करना चाहिए, उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, टैक्स सिस्टम को ईजी बनाना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को, सबको। और दूसरी बात ये है कि उसमें जो सिस्टम है कि जो जिस तरह सेंटर स्टेट्स के साथ टैक्सेस शेयर कर रहा है
उसको थोड़ा और पुख्ता करना चाहिए जीएसटी काउंसिल को इसमें सर सवाल बार बार उठता है कि उन राज्यों में जहां केंद्र और राज्य में सरकारें अलग अलग हैं, सेम पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पे राज्य की सरकारों का टैक्सेस उस तरह से नहीं आ पाता है, रोक दिया जाता है। इस बात में कितने ये एक अगेन ये एक कोई इस सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल एक लेगेसी आप क्या छोड़ रहे हैं। अगर कल सरकार बदल भी जाती है, क्या हमें ये प्रमाण लेके आगे चलना चाहिए कि अगर मेरी सरकार होगी तो मैं टैक्स रिलीज़ करूंगा, अगर मेरी सरकार नहीं होगी? ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है जिसको कोर्ट्स को नोटिस लेना चाहिए इस चीज़ का, और जीएसटी काउंसिल को थोड़ा और ऑटोनोमस बनाना चाहिए, जो यहाँ पे ये सीमलेस होना चाहिए। इतना टैक्स कलेक्ट हुआ, चलो जैसे आंध्र प्रदेश से या तेलंगाना से, चाहे मेरी सरकार है कि नहीं है सेंटर में, अगर हैदराबाद से इतना टैक्स आ रहा है और ये फॉर्मूला है तो ये ऑटोमेटिकली उस सरकार के पास टैक्स चला जाना चाहिए। ये डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर आपका हमसे बात करने के लिए।